Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, I'm Fakhr Abbas. I hope you will be fine. And today we are going to discuss about the second order and the third order. It is our second class of history for first year classes. In previous class, we have discussed the introduction of the three orders and we have discussed the first order in detailed discussion. So in this class, we will talk about the second order and the third order. So let's we start our video without wastage of time. So first of all is the second order, the nobility. The noble class ranked below the royals but had special privilege following the tradition of vassally to own lands. नोबल क्लास रोल्स के नीचे रैंक करती थी लेकिन वैसलेज के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्हें स्पेशल अख्तियारात हासिल थे जैसे कि लैंड्स की मलकियत वगैरह। अब हम वैसलेज सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर पॉइंट है नोबल्स एक्नॉलेज रॉयल्स एज देयर लॉर्ड्स विद म्यूचुअल लॉयल्टी एंड प्रोटेक्शन। नोबल्स म्यूचुअल वफादारी और प्रोटेक्शन के साथ रॉयल्स को अपने लॉर्ड्स मानते थे। दे वर कॉल्ड वैसल्स एंड हैड रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर देयर लैंड्स। उनको वैसल्स कहा जाता था और उनके पास अपनी लैंड्स के रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद थे। और वैसल्स का मीनिंग है अ डिपेंडेंट नोबल और किंग। इसके बाद तीसरे नंबर पर है नोबल्स हैड जुडिशियल पावर, could issue coins and controlled farmlands and manors। नोबल्स के पास जुडिशरी की पावर थी और वो कॉइन्स को इशू करवा सकते थे, जैसा कि बैंक वगैरह से लोन वगैरह हम डिपॉजिट करवाते हैं तो इसी तरह से वो कॉइन जो हैं उनको इशू करवा सकते थे। और वो फार्म लैंड्स और मैनर्स को कंट्रोल करते थे। फार्म लैंड्स मीन्स जैसे कि कंट्रोल शेड हो गए, डेयरी फार्म हो गए, मुर्गी फार्म हो गए, तो इस तरह के फार्म जितने भी होते हैं वो सारे नोबल्स कंट्रोल करते थे। और उसके बाद मैनर्स मीन्स जागीरें, जैसे कि मुरब्बे होते हैं, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उनकी जैसे ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनको मैनर्स कहा जाता है उन ज़मीनों को। तो मैनर्स और फार्म लैंड्स भी नोबल कंट्रोल करते थे। पीसेंट्स वर्क्ड ऑन दीज लैंड्स एंड सर्व एज सोल्जर ड्यूरिंग वार्स। तो पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, वो उन लैंड्स में वार करते थे और वार के दौरान एज अ सोल्जर वार करते थे। मीन जब वार स्टार्ट होती तो वो उनके सिपाही बन जाते नोबल्स के। इसके बाद है नोबल्स हेल्ड अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स, सोसाइटी, regions and culture until the start of World War First in 1914। उन 1914 में वर्ल्ड वार फास्ट के स्टार्ट से पहले नोबल्स ने अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस को बरकरार रखा। मीन्स नोबल्स ने अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस को बरकरार रखते हुए पॉलिटिक्स मीन्स सियासत, सोसाइटी, इलाके और कल्चर को कंट्रोल किया। मीन्स मिडीवियल एज से 12वीं सदी से 12th सेंचुरी से लेकर वर्ल्ड वार फास्ट के स्टार्ट तक ये सारी चीज़ें जो थी, जैसे कि सियासत हो गई, सोसाइटी हो गई, इलाके हो गए, कल्चर हो गए, ये सारी चीज़ें नोबल्स ने अपने कंट्रोल में रखी थी और अरिस्टोक्रेटिक स्टेटस को बरकरार रखा था। दे हैड अ स्पेशल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वीक एंड पुअर बट ग्रेजुअली बिकेम इंटरेस्टेड इन लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कमज़ोर और गरीबों का ख्याल रखें, उनको अब प्रोटेक्शन करें, मीन्स उनकी देखभाल करें और उनकी हिफाजत करें। ये अरिस्टोक्रेटिक जो थे स्टेटस वाले लोग, ये जो नोबल्स थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी। लेकिन वो जल्दी लग्जरियस लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड हो गए, मीन्स अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स एंड इवेंट्स ड्यूरिंग पीस टाइम मीन्स पुरसकून माहौल में, पुरसकून वक्त के दौरान वो डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे, जैसा कि टूर्नामेंट्स हो गए, कोई मेले हो गए और कोई इवेंट्स वगैरह जैसे उर्स वगैरह होते हैं या इस तरह के इवेंट्स, वो उनमें इंटरेस्टेड हो गए और वो करवाते थे, लग्जरियस लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड थे। As conflicts were common, अनट्रेंड पीजेंट्स कुड नॉट डिफेंड themselves। जैसे कि ये कन्फ्लिक्ट आम थी कि अनट्रेंड पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, देहाती जो थे, वो सेल्फ प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते थे, अपना दिफा भी नहीं कर सकते थे। हैंस अ स्पेशल ग्रुप कॉल्ड नाइट्स एमर्ज। तो इस तरह एक स्पेशल ग्रुप वजूद में आया जिन्हें नाइट्स कहा जाता था। Knights were trained in warfare and plied to fight for their lords।
नाइट्स को ट्रेन किया जाता था वार के लिए, और उन्हें कहा जाता था कि वो अपने लॉर्ड्स के लिए जंग लड़ें। मीन्स जब वार स्टार्ट हो तो वो अपने लॉर्ड्स के लिए फाइट करें। इन रिटर्न लॉर्ड्स ग्रांटेड देम हेरिडेटरी लैंड्स कॉल्ड फाइव अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स, और इसके रिटर्न में लॉर्ड्स दूसरे बेनिफिट्स के साथ उन्हें विरासती ज़मीन देते थे जिन्हें फाइव कहा जाता था। मीन्स लॉर्ड्स उसके रिटर्न में वो लॉर्ड्स के लिए फाइट करते थे वार के दौरान, तो लॉर्ड्स उनको रिटर्न में डिफरेंट बेनिफिट्स देते थे और उसके साथ ही उन्हें विरासती ज़मीनें भी प्रोवाइड करते थे जिन्हें फाइव कहा जाता था। ये था। तो इसके बाद है द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पैसिव बेस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि उन्हें पैसिव बेस क्वेश्चन करवा दें या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में बता दें। तो ये 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसमें क्या होता है कि पैसेज दिया जाता है और उसके बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पैसेज के रिलेटेड, तो आपने उनको सॉल्व करना होता है, उनके आंसर लिखने होते हैं। मीन्स 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के या 1-1 मार्क्स का होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मार्क्स को अचीव करने का। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो इसका सलूशन क्या है, आपने ऐसा करना है कि जो पैराग्राफ जो दिया जाता है, वो पैसेज जो दिया जाता है सोर्स बेस या पैसेज बेस जो होता है, उसको आपने 3 से 4 मरतबा केयरफुली रीड करना है। 3 से 4 मरतबा केयरफुली रीड करने के बाद आपने 2 मरतबा, कम अज़ कम 2 मरतबा क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को तलाश करना है, उनको सर्च करना है। मीन्स फास्ट क्वेश्चन जो है उसको तलाश करना है उस पैराग्राफ में से। उस पैराग्राफ में अगर नज़र आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे क्वेश्चन को तलाश करना है, उसका अगर आंसर आ जाए तो आपने उसको भी अंडरलाइन कर लेना है। इस तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन हों उसको अंडरलाइन करना है, और फिर अपनी आंसर कॉपी में आपने उनको आंसर को लिखना है। तो आंसर कॉपी जो होती है, आंसर बुक जो होती है, उसमें जस्ट आपने क्वेश्चन लिखने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। आपने उस पैराग्राफ को नहीं लिखना, वो जस्ट आपके लिए होता है कि उसको रीड करें। तो इसकी बस आप प्रैक्टिस करते रहें और यही मेथड अप्लाई करें कि 3 से 4 मरतबा आप उस पैराग्राफ को पढ़ें जो आपको दिया गया है एग्ज़ाम में। उसके बाद आप उसमें से क्वेश्चन को तलाश करना है, उसके आंसर को तलाश करना है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जितना भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, पैसेज बेस या पैराग्राफ बेस या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके बाद अब हम थर्ड ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। तो थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स आ जाते हैं, किसान जिन्हें हम कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक फ्री पीजेंट्स और दूसरा अनफ्री पीजेंट्स। द सोशल ऑर्डर इन मिडीवियल टाइम टिपिकली इंक्लूडेड 2 ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स एंड पीजेंट्स। मिडीवियल टाइम में फार्मर्स और पीजेंट्स के 2 ग्रुप थे, एक फ्री पीजेंट्स दूसरा अनफ्री पीजेंट्स। सबसे पहले नंबर पर है फ्री पीजेंट्स। दे owned lands but worked as tenants, paying taxes to royals। फ्री पीजेंट्स ज़मीनों के मालिक होते थे और ये वर्क करते थे एज अ टेनेंट्स। तो टेनेंट्स मीन्स मुजारे। मीन्स अगर एक आदमी है, उसकी ज़मीन है, उसको अगर दूसरा आदमी रेंट पे लेता है और काश्तकारी के लिए वर्क करता है, तो उसे हम टेनेंट्स कहते हैं, मुजारे कहते हैं। मीन्स वो उस ज़मीन के मालिक को रेंट पे करता है और क्रॉप्स उगाता है। जो क्रॉप्स उगती हैं, जो फसलें उगती हैं, वो खुद लेता है, तो इसे हम मुजारे कहते हैं। तो फ्री पीजेंट्स इस तरह के वर्क करते थे। मीन्स वो एज अ मुजारे ज़मीनों की काश्तकारी करते थे और रॉयल्स को टैक्सेस पे करते थे। दे आल्सो हैड टू सर्व इन द मिलिट्री फॉर एट लीस्ट 40 डेज। वो एट लीस्ट 40 डेज तक मिलिट्री में काम कर सकते थे। देयर वर्क इंक्लूडेड टास्क लाइक फार्मिंग, वाइन मेकिंग, कंस्ट्रक्शन एट्सट्रा। तो उनके वर्क जो थे फ्री पीजेंट्स के वर्क्स में इंक्लूडेड था फार्मिंग, जिसमें वो काश्तकारी करते थे। वाइन मेकिंग मीन्स शराब वगैरह बनाने का तरीके। और इसके बाद थर्ड है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन जो होती है, ये भी उनका काम था फ्री पीजेंट्स का। इसके बाद आ जाते हैं अनफ्री पीजेंट्स। अनफ्री पीजेंट्स को सर्व्स भी कहा जाता है। दे वर्कड ऑन देयर
owner's land, giving all produced goods to the owner। ये अनफ्री पीजेंट्स जो थे ये अपने ऑनर्स अपने मालिकों की ज़मीन में वर्क करते थे और जितनी भी प्रोडक्शन होती थी वो सारी अपने मालिकों को दे देते। इसके बाद अनफ्री पीजेंट का कंसेप्ट थोड़ा देखते हैं कि अनफ्री पीजेंट का कंसेप्ट ऐसे है जैसे कि स्लेव का होता था, जैसे गुलाम का होता था कि गुलाम जो थे उनको उनके मालिक उनके ऑनर जो थे वो बाई करके आते थे, वो बाई करके आते थे, उनके पैसे पे करते थे और फिर उनसे काम करवाते थे अपनी मर्जी के मुताबिक। वो अपने मालिक के लिए जो भी काम होता था फ्री करते थे बगैर किसी पैसे के बगैर किसी चीज़ के लेने के। तो ये सब भी उस टाइप के लोग थे। जिस तरह आज हम मौजूदा दौर में मुलाजिम हायर करते हैं जैसा कि घरेलू कामकाज के लिए हायर करते हैं या एनिमल्स की देखभाल के लिए हायर करते हैं या फिर फसलों की देखभाल के लिए, तो हम उन्हें पे करते हैं, मंथली पे करते हैं। तो इसी तरह वो जो थे वो उनको सेल जो करते थे उनको पे कर देते थे, तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम लेते थे। तो ये साफ भी उस टाइप के लोग थे। अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। सर्फ्स कुड नॉट लिव विदाउट परमिशन एंड वर्कड विदाउट पे। वो सर्फ जो थे वो विदाउट परमिशन उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे और उसके बाद वो जो काम करते थे उसकी पे भी नहीं लेते थे। देयर सोशल लाइव्स इंक्लूडिंग मैरिज were controlled by nobility and they had to pay money to the royals। तो वो सर्फ्स जो थे उनकी सोशल लाइफ से जैसा कि उनकी पर्सनल जो मामलात होते थे, मीन्स उनकी मैरिज हो गई, उनके घरेलू जो मसाइल होते थे, तो उनमें भी वो जो रॉयल्स थे वो जो नोबल्स थे वो इंक्लूडेड थे, इंटरप्रेट करते थे। मीन्स उनकी मैरिज के बारे में भी वो डिसाइड करते थे कि किससे आपने शादी करनी है, किससे आपने शादी नहीं करनी, किसके साथ आपने रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना। मीन्स उनके जो पर्सनल मैटर्स होते थे तो उनको भी वो नोबल्स डिसाइड करते थे सर्फ्स के। और ये जो सर्फ्स थे ये भी रॉयल्स को पे करते थे टैक्सेस। इसके बाद है एज द रोमन एम्पायर डिक्लाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्फ्स एंड स्लेव ब्लड। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद सर्फ्स और स्लेव का जो डिस्टिंक्शन था, जो फ़र्क था वो ब्लर हो गया। सर्फ्स वर एसेंशियली बॉन्डेड लेबरर्स। सर्फ्स जो थे वो बॉन्डेड लेबरर्स थे, सब्जेक्ट टू देयर मास्टर्स कमांड्स, जो अपने मास्टर के हुक्म के मुताबिक काम करते थे। हाउएवर एज द इकोनॉमी डेवलप्ड ट्रेड बिटवीन कंट्रीज बिकेम प्रॉफिटेबल। जैसे इकोनॉमी जो है वो डेवलप हुई, कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड थी वो प्रॉफिटेबल बख्श साबित हुई। Many serfs freed themselves and started farming their own lands। बहुत से सर्फ्स ने खुद को फ्री करवा लिया और अपनी ज़मीनें काश्त करने लगे। मीन्स जैसे फ्री पीजेंट्स वर्क करते थे, फार्मिंग करते थे, इस तरह इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। बॉन्डेड लेबर वाज रिप्लेस्ड बाय टैक्सेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दैट द सर्फ हैड टू पे। बॉन्डेड लेबर जो थी वो रिप्लेस हो गई टैक्सेस में, जो सर्फ्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे करते थे। मेडिवल सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीजेंट्स with varying degrees of freedom and obligation to their lords and crowns। मिडिवियल सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है पीजेंट्स के इन दो ग्रुप्स के ऊपर बेस करता था और इनकी फ्रीडम और ऑब्लिगेशन इनके लॉर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती थी। मीन्स ये स्टेबल नहीं थी बल्कि डायनामिक थी। इनके जो फ्रीडम थी और इनकी जो ऑब्लिगेशन थी वो टाइम के साथ चेंज होती रहती थी, एक स्टेट नहीं थी। तो ये था दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, द सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी एंड द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स, जिसमें हमने फ्री पीजेंट्स और अनफ्री पीजेंट्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसके लास्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, द थ्री ऑर्डर पॉलिटिकल चेंजेस एंड द राइज ऑफ फोर्थ ऑर्डर टाउन्स एंड टाउन पीपल। आई होप आपको समझ आ गया। कि फिर भी कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।